वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डे वाइज सीरीज में। ये हमारी सीरीज है बीईओ और पीसीएस 2024 के लिए। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। पर डे मैं जो है आपको 2 क्लास देता हूँ बड़ी बड़ी, और इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट्स मैं आपको देता हूँ जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं, ज्योग्राफी से बेसिकली जुड़े हुए होते हैं, हिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। तो इसकी सीरीज यहाँ पर चल रही है। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसकी क्वालिटी को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी एक सीट पक्की करिए पीसीएस और बीओ में, ठीक है, हमारी सीरीज के माध्यम से। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बजट। तो आज जिस टॉपिक की यहाँ पर बात होगी वो है साथियों बजट। पहले बजट को समझेंगे, बजट क्या होता है, फिर बजट में जो इंपॉर्टेंट जो टर्म होते हैं जो बार बार यूज होते हैं उनको आज हम जानेंगे, जिससे बजट आप जब भी पढ़ोगे तो ये समस्या आपको नहीं रहेगी। और हाँ, बजट के इतिहास से भी पेपर में सवाल आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं बजट होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो बजट है ये है क्या। देखो, बजट की अगर हम बात करें भाई तो बजट है सिंपल सा आय और व्यय का लेखा जोखा। सिंपल सी बात है। हमारे घर में भी बजट बनता है। हमारे घर में जो बजट बन रहा है उसी तरीके से भारत सरकार बजट बनाती है। जैसे हमारे घर में कैसे बजट बनता है, हमारे घर में बजट बनता है कि भाई हर महीने के हमें पता है हमें 10,000 रुपये मिल रहा है हर महीने। इस 10,000 रुपये के हिसाब से हम अपना बजट बनाते हैं कि साहब 2 या 4,000 रुपये का दूध जाएगा, है ना, 1,000 रुपये बिजली का बिल जाएगा, 1,000 रुपये का सिलेंडर जाएगा, इतने रुपए की चीनी आएगी, इतने रुपये का तेल आएगा। इस तरीके से बजट हम बना रहे हैं। अच्छा, जब भी हम बजट बनाते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि हमारी कितनी आवश्यकता है और हमें कोई चीज़ कितनी चाहिए। इसी के आधार पर तो घर का बजट बनता है। तो जैसे हम अपने घर के लिए बजट बना रहे हैं वैसे ही सरकार अपने लिए बजट बनाती है। लेकिन हमारे घर के बजट में और एक सरकारी बजट में अंतर है। अंतर क्या है भैया? देखो, जो सरकारी बजट होता है वो आय और व्यय का लेखा जोखा तो है ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो है ही। इसके अलावा सरकारी बजट में आपको एक चीज़ और मिलेगी, और वो चीज़ जो है सरकारी बजट में जो आपको मिलेगी वो चीज़ है साथियों भविष्य की योजनाएं। तो सरकारी बजट और घर के बजट में अंतर ये है कि घर के बजट में केवल आय और व्यय का लेखा जोखा है, लेकिन सरकारी बजट में आय और व्यय के लेखे जोखे के साथ साथ भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। इसीलिए वह घरेलू बजट से थोड़ा सा अलग है। आया आपको समझ में बजट क्या है? और समझते हैं। अगर मैं इस शब्द की बात करूं, ये जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे बजट, ये आया है फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूगे से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो शब्द लिखा हुआ है बूगे, इससे आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। अब चमड़े के थैले से यार क्या मतलब है इसका, आप ये समझो। चमड़े के थैले से साथियों इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में जब भी बजट को प्रस्तुत किया जाता था संसद में तो उसको चमड़े के थैले में रखकर ही लाया जाता था, और उस चमड़े के थैले को कहते थे बूगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बजट। तो जो बजट का जो शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूगे से आया है, और बूगे का मतलब होता है चमड़े का थैला। ये बात पेपर में पूछी जा चुकी है कि बताइए बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बजट का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों चमड़े का थैला। आई बात समझ में? हाँ जी। अब अगर हम भारतीय संविधान की बात करें साथियों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में आर्टिकल 112 में उल्लेख है किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण का। ध्यान रखना, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? फिर इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है साथियों, जो बजट के लिए शब्द इस्तेमाल होता है वो शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट। एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट या वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हम संसद में इसको पेश करते हैं। बजट शब्द जो है इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, बजट प्रस्तुत कब किया जाता है? तो देखो ध्यान रखना, बजट जो है साथियों फरवरी के महीने में प्रस्तुत किया जाता है, और ये जो लागू होता है ये अप्रैल से लागू होता है। ये आपको ध्यान रखना है। रखा जाता है इसे फरवरी में, बट लागू होता है अप्रैल में, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर।
तो फाइनेंशियल ईयर के लिए ये जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, और देखो बजट सत्र पहला और सबसे लंबा सत्र होता है, ध्यान रखना। संसद में सबसे पहला जो सत्र होता है, संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो है सबसे लंबा सत्र होता है, जनवरी के अंत से शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, जो संसद के दोनों ही सदनों को संबोधित करते हैं। अब ये फैक्ट है, देखिए भारत का पहला बजट अगर हम देखें तो 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला बजट 1860 में। ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो पीसी महलनोबिस को, यानी प्रशांत चंद्र महलनोबिस को कहा जाता है भारतीय बजट का जनक। ये भी आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पेपर में आने वाले। और अगर हम आगे देखें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बजट है 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 के लिए, यानी केवल 7.5 महीने की अवधि के लिए ही इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य को बजट बनाने का अधिकार है। याद रखना, 112 में केंद्र के लिए बजट का प्रावधान किया गया है और 202 में राज्य के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। दोनों ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है। 1920-1921 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम अकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी अकबर समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। तो ध्यान रखना, रेल बजट आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय में रेल बजट और जो सामान्य बजट है वो एक ही में होता है। अभी तक बहुत समय तक जो है अलग अलग ही होता था, लेकिन अब जो है एक में ही ये प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखना। जैसे बजट 17-18 में रेल बजट को आम बजट में एक कर दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था ना कि अभी एक ही किया, अब एक ही कर दिया गया है, तो वही है। 17-18 में रेल बजट को आम बजट में एक कर दिया गया। इससे पहले रेल बजट को एक अलग बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। अब रेल बजट को पेश करते थे रेल मंत्री और सामान्य बजट को पेश करते थे वित्त मंत्री, है ना। लेकिन 17-18 में कहा गया कि नहीं, इसको एक ही कर दो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, फालतू में डबल काम क्यों करना। तो अब 2017-2018 से रेल बजट और सामान्य बजट एक ही हो गया है और एक ही साथ इनको प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले रेल बजट को अलग बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है। हाँ, अच्छा, 2017-18 में एक चीज और ध्यान रखनी है कि 2017-18 में क्या हुआ कि बजट की तारीख में भी बदलाव कर दिया गया। अब बजट जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखना। इससे पहले ये 28 फरवरी या 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। यानी 2017-18 से पहले जो है जो बजट होता था वो पेश किया जाता था या तो 28 फरवरी को, अगर 28 का महीना है और लीप ईयर है तो 29 फरवरी को इसको हम पेश करते थे। बट अब ये रूल हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, रूल हमने कुछ और भी चेंज किए हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 1999 से पहले तक जो बजट पेश किया जाता था, इस बजट को पेश करने का जो समय था 1999 में, वो था शाम के 5:30 बजे। शाम के 5:30 बजे तक पेश किया जाता था 1999 से पहले। क्यों? क्योंकि जो बजट पेश होता था अंग्रेजों के समय में, वो इंग्लैंड में 12 बजे पेश होता था उनके हिसाब से, और जब इंग्लैंड में 12 बजे होते थे तो हमारे यहाँ बज जाते थे शाम के 5:30। अब हम इसी परंपरा को ढोए जा रहे थे। इसीलिए 1999 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई और उनके जो वित्त मंत्री बने वो थे यशवंत सिन्हा, तो यशवंत सिन्हा ने क्या किया, इस टाइम को बदल दिया और अब इसको पेश किया जाता है सुबह 11 बजे, है ना। तो अब ये 11 बजे ही पेश होता है। 1999 से पहले जो है शाम के 5 या 5:30 बजे प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है। अच्छा, अब कुछ और बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जो बेसिक फैक्ट हैं वो आप ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किसने किया है, तो भैया सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। ये फैक्ट है, आप इन्हें सीधे सीधे याद कर लेना, मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है। कितनी बार पेश किया है? 10 बार पेश किया है, ध्यान रखना। ठीक है ना। हाँ, और वित्त मंत्री के रूप में किसने जो है देश में एलपीजी सुधार किए थे, तो वो भी मैंने हालांकि ये पॉइंट आपको पढ़ा दिया है कि एलपीजी रिफॉर्म किसके समय में हुए थे।
तो एलपीजी रिफॉर्म जो है ये वित्त मंत्री थे उस समय में, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के समय में, ये बेसिक फैक्ट है, आपको इनको याद रखना चाहिए। इसके अलावा हिंदी में बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, ये भी ध्यान रखना। सीडी देशमुख वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी में बजट पेश किया। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट हैं, कम से कम आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बजट में जो शब्दावली इस्तेमाल होती है उसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे चलिए पहला शब्द है यहाँ पे रेवेन्यू यानी राजस्व। पहले से पढ़ेंगे फिर मैं आपको आसान भाषा में इसे समझाऊंगा। किसी कंपनी या सरकार द्वारा पैसे के उपार्जन आय के रूप में जिसके कारण सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ता हो उसे राजस्व कहते हैं। राजस्व का सीधा सा मतलब ये हो गया कि सरकार रुपया कहाँ से कमा रही है, पैसा किधर से आएगा, पैसे के आने का, पैसा आना। ठीक है, पैसे के आने का जो सोर्स होता है उसी को हम कहते हैं राजस्व यानी रेवेन्यू। अब पैसा कैसे कैसे आ सकता है भाई, तो पैसा देखो टैक्स से आ सकता है। ठीक है, टैक्स के अलावा भी कुछ सरकार की आय होती है वहाँ से आ सकता है, या फिर हमें विदेशी अनुदान मिल जाए यानी IMF वगैरह से हमें वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाए तो वहाँ से भी जो है पैसा हमें मिल सकता है। दूसरा है गैर राजस्व आय। ठीक है, ये भी इनकम है, ये भी पैसा जो है आता है लेकिन अलग तरीके से आता है। ठीक है, हाँ, जैसे ऋण के द्वारा धन की प्राप्ति, सरकार किसी से उधार ले ले, बात समझ रहे हैं। देखो विदेशी अनुदान और ऋण में अंतर है। विदेशी अनुदान का मतलब हुआ कि किसी ने आपको रुपया दे दिया, बात समझो। अनुदान का मतलब है कि किसी ने, एक तरीके से भीख समझ लो यार, बढ़िया शब्द इसके लिए यही होगा कि आपने किसी को भीख दे दी यार। अब भिखारी आया भैया तुम्हारे पास, आपने जेब से 100 रुपया निकाला दे दिया। अब आप ये थोड़ी उम्मीद करोगे कि वो आपको, जब आप भिखारी बनो तो वो आपको जो है 150 रुपया दे, ऐसा आप उम्मीद नहीं करोगे ना। तो वो अनुदान है। अनुदान का मतलब है कि ठीक है दे दिया यार, भूल जाओ, दे के भूल गए। लेकिन ऋण ऐसा नहीं है भाई। ऋण का मतलब है कि यहाँ आपने पैसा उधार लिया है, और उधार लिया है तो पहले तो उस पर ब्याज लगेगी, और दूसरा वो आज नहीं तो कल आपको चुकाना भी पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। तो इन दोनों में अंतर है। विदेशी अनुदान का मतलब है कि कोई संस्था आपको सहायता कर दे। अब मान लीजिए जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन है, बहुत बड़ी संस्था है। बिल गेट्स फाउंडेशन क्या करे, बिहार को जो है 100-200 करोड़ की सहायता कर दे कि यार बहुत गरीबी है तुम्हारे यहाँ पे, शिक्षा पे खर्च कर लो, या 1000 करोड़ रुपया दे दे कि जाओ शिक्षा पे खर्च कर लेना, तो वो अनुदान हो गया। वो आपको बिल गेट्स फाउंडेशन को लौटाना नहीं है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऋण लिया है वर्ल्ड बैंक से तो फिर वो आपको लौटाना पड़ेगा, वो है गैर राजस्व आय। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला शब्द है यहाँ पे प्राप्तियां। ठीक, राजस्व और गैर राजस्व स्रोतों द्वारा सरकार को प्राप्त होने वाले धन की संभूति को प्राप्ति कहा जाता है। उनके योग को कुल प्राप्तियां कहते हैं। प्राप्तियों का मतलब हो गया कि रेवेन्यू इनकम और नॉन रेवेन्यू इनकम जितनी भी है, इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो बन जाएगी प्राप्तियां। ठीक है। अब प्राप्तियां दो तरीके की हैं। पहली है राजस्व प्राप्तियां। सरकार के राजस्व की प्राप्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। ठीक है, कर राजस्व क्या है भैया, जो सीधे सीधे टैक्स से पैसा आ रहा है, जो लोग टैक्स से, जो सरकार टैक्स से पैसा कमा रही है, वो कर राजस्व प्राप्तियां हैं। गैर कर राजस्व प्राप्तियां क्या है, जो सरकार अन्य तरीकों से जो है पैसे कमा रही है, जैसे जुर्माना लगा दिया। अब आपका जुर्माना कटता है 5000 रुपये का, 10,000 रुपये का कार का, तो वो कहाँ जाता है, सरकार के पास ही तो जा रहा है। तो वो क्या है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, और वो कोई कर आय नहीं है, कर के अलावा आय है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा आय कि सरकार ने रुपया कहाँ से कमाया। अब हम देखेंगे व्यय कि सरकार रुपया खर्च कहाँ करती है, इसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले से पढ़ेंगे फिर आसान भाषा में मैं इसे समझाऊंगा। सरकार द्वारा उठाया गया वैसा पैसा जो सभी व्यय जो राजस्व किस्म अथवा बाध्यकारी किस्म के हों, राजस्व व्यय कहलाते हैं। इस प्रकार के व्यय की मूल पहचान ये है कि ये उपभोगात्मक होते हैं तथा उनमें उत्पादक परिसंपत्ति सृजन करना शामिल नहीं है। ठीक है, ये कुछ समझ में आया आपको। देखो अब देखो, पहले प्रकार का जो खर्च है ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चा राजस्व व्यय। तो देखो, राजस्व व्यय में हम अपना पैसा ऐसी जगह खर्च करते हैं जिससे हमें आय नहीं होगी या आय ना के बराबर है। आय मतलब होगी नहीं, सीधी सी बात है। आप राजस्व व्यय में ऐसी जगह पैसा खर्च करते हैं जहां से आय की संभावना शून्य है। ये बेसिकली ऐसी जगह खर्च किया जाता है जिनसे लोकहित के कार्य हो रहे हों। लोकहित है ना,
लोक हित के कार्य हो रहे हों, ऐसी जगह जब आप खर्चा करते हैं तो इसे कहा जाता है राजस्व व्यय। जैसे ऐसी जगह खर्चा कैसे होगा, चलिए समझते हैं। अब राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार क्या करेगी, राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार क्या करेगी कि इसके अंतर्गत सरकार बना देगी स्कूल। अब सरकार ने स्कूल बना दिया, स्कूल की बिल्डिंग बनाने में पैसा खर्चा होगा, ऑब्वियस बात है। टीचर पढ़ाएंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों को मोजे देने पड़ेंगे, जूते देने पड़ेंगे, कपड़े देने पड़ेंगे, मिड डे मील देना पड़ेगा, इनमें रुपया खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा। अब जब आप स्कूल बना देते हो तो क्या स्कूल से आपको कोई लाभ होगा? मान लो आपने स्कूल बना दिया, स्कूल को बनाने में मान लो जो है 10 लाख रुपया खर्च हुआ, तो वो 10 लाख रुपया जो आपने स्कूल बनाने में खर्च कर दिया, सरकारी स्कूल बनाने में, क्या वो 10 लाख रुपया भविष्य में आपको वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, चूंकि हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, इस वजह से हम अपना रुपया यहाँ खर्च करते हैं। इस स्कूल को बनाने से या अस्पताल को बनाने से सरकार को कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पैसा खर्च करती है। इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता है, बस हमें लोक हित का राज्य बनना है, इसीलिए हम राजस्व व्यय करते हैं, ठीक है। हाँ, बात समझ में आई नहीं आई? अब दूसरा देखते हैं, फिर है राजस्व घाटा। सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटा कहलाती है। अब देखो, राजस्व व्यय हमने पढ़ लिया, इसी के साथ एक व्यय और होता है, उसको भी समझ लो, तब आपको ये समझ में आएगा। वो क्या होता है? वो होता है ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी व्यय। पूंजी व्यय क्या है? देखो, राजस्व व्यय में हमने क्या देखा कि हम रुपये ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जहाँ से सरकार केवल जो है लोक हित में कार्य कर रही है, जहाँ से सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन पूंजी व्यय ऐसी जगह होता है जिसको एक बार खर्चा करने के बाद सरकार को भविष्य में लाभ होगा। जैसे सरकार ने क्या किया, सरकार ने कोई बेहतरीन सा हाईवे बनवा दिया, रोड बनवा दिया। अब बेहतरीन सा हाईवे है, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है, मान लो यमुना एक्सप्रेस वे को बनाने में 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया, मान लो, इमेजिन करो 1000 करोड़ का खर्चा आया, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन से ये रोड ओपन होगा, लोग चलेंगे, और लोग चलेंगे तो क्या देंगे? टोल देंगे, और वो टोल टैक्स का पैसा सारा का सारा किसके पास जाएगा? वो सरकार के पास ही जाएगा। यानी पूंजी व्यय में ऐसी जगह रुपया खर्चा किया जा सकता है जिसको खर्चा करने के बाद सरकार को उस पैसे से इनकम शुरू हो जाती है। अब सरकार मेट्रो बनवा दे, रोड बनवा दे, बात समझ रहे हैं, हाईवे बनवा दे, एक्सप्रेस वे बनवा दे, ठीक। तो ऐसी जगह जब सरकार खर्चा करती है तो उससे सरकार को इनकम भी होती है, और ऐसा ही खर्चा जहाँ से सरकार को भविष्य में आय होगी, ऐसे ही खर्चे को कहा जाता है पूंजी व्यय। ऐसा खर्चा जहाँ से सरकार को आय होगी वो पूंजी व्यय है, ऐसा खर्चा जहाँ से सरकार को कोई आय नहीं होगी, केवल लोक हित में, वो राजस्व व्यय है, ठीक है। अब होता क्या है, सरकार क्या करती है, सरकार मोस्टली जो पैसा है वो राजस्व में खर्च करती है। क्यों? क्योंकि उसे लोगों का भला करना है, स्कूल बनवा रही है, अस्पताल बनवा रही है, इसी वजह से राजस्व व्यय ज़्यादा हो जाता है। और जब राजस्व व्यय ज़्यादा हो जाता है तो भैया जो बजट बनेगा घाटे का बनेगा, और घाटा कैसा होगा? राजस्व घाटा होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा रुपया कैसी जगह खर्च किया है? आपने ज़्यादा रुपया राजस्व में खर्च किया है, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, इसी वजह से घाटा कैसा कहलाएगा? राजस्व घाटा कहलाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? आगे देखो, आ गया राजस्व बजट। बजट का वह भाग जिसका संबंध राजस्व के व्यय और आय से हो। इस बजट में कुल राजस्व प्राप्ति तथा कुल राजस्व व्यय का वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। यह अतिरेक यानी लाभ या घाटे दोनों का हो सकता है, ठीक है। यानी राजस्व से आपने जितना रुपया कमाया वो देख लो, और राजस्व में जितना रुपया खर्च किया वो देख लो, इन दोनों का अंतर देख लो। अगर राजस्व खर्चा जो है ज़्यादा है, ठीक है, और राजस्व कमाई कम है तो बजट घाटे का हो जाएगा, और राजस्व कमाई ज़्यादा है और खर्चा कम है तो बजट लाभ का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, पूंजी बजट, कैपिटल बजट। बजट का वह भाग जिसका संबंध पूंजी की प्राप्ति से होता है, ठीक है। यह उन साधनों को दर्शाता है जिसके द्वारा पूंजी का प्रबंधन किया जाता है तथा उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां पूंजी का व्यय होता है। पूंजी प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट क्या है? किसी भी सरकार की गैर राजस्व प्राप्तियों को पूंजी प्राप्ति कहा जाता है। इस प्रकार की पूंजी प्राप्ति का उद्देश्य निवेश करना होता है। सरकार इसका उपयोग योजना विकास के लिए करती है। अब हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर समझाया। ऐसे सभी क्षेत्र जिन्हें सरकार से पूंजी उपचय शामिल हैं या सरकार को भविष्य निधि, लघु बचत योजना, ठीक है, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र इत्यादि से प्राप्त होते हैं। यानी सिंपल बात यार ये है कि वे सभी क्षेत्र जिनसे सरकार को पूंजी मिलेगी, वे सभी क्षेत्र जहां खर्चा करने के बाद सरकार को पैसा मिल जाएगा वापस, अभी नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसी जगह आप रुपया खर्च करोगे तो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम देखते हैं पूंजी घाटा। पूंजी घाटा क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, जितना आपकी पूंजी की कमाई हो रही है उसको आप देख लो, और जितना पूंजी में आप खर्चा कर रहे हो उसको देख लो, उसका जो अंतर निकल के आएगा, अगर खर्चा ज़्यादा है कमाई कम है तो पूंजी घाटा हो गया, सीधी सी बात है।
आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। देखते हैं क्या होता है ये। यदि सरकार की कुल प्राप्ति में क्या क्या हो रहा है, राजस्व प्राप्ति भी हो रही है, यानी रेवेन्यू जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो, और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो, ठीक है। यदि सरकार की कुल प्राप्ति तथा कुल व्यय क्या है, वही है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का संतुलन नकारात्मक हो तो यह राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। यानी आपने पैसा कमाया कम और खर्चा ज़्यादा कर दिया, सीधी बात है। बात समझ रहे हो? कमाई हुई कम और खर्चा ज़्यादा, तो इनका जो अंतर होगा वही कहलाएगा राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। इस अवधारणा का उपयोग भारत में वित्त वर्ष 1997 और 1998 से किया जा रहा है। आगे होता है प्राथमिक घाटा। देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या है। वित्तीय घाटा एक साल की ब्याज देनदारियां हटाकर प्राथमिक घाटा है। इस शब्द का इस्तेमाल भारत ने 1997 और 1998 में करना शुरू किया था। एक साल की ब्याज देनदारियां अगर आप हटा देंगे तो उसके बाद जो घाटा बचेगा वो कहलाएगा प्राथमिक घाटा। फिर है पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पादक, कल्याण आदि क्षेत्रों पर किए गए व्यय से है, यानी जो सरकार लोगों के भले के लिए खर्चा कर रही है उसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम देखेंगे सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट। अगर हम पब्लिक डेब्ट की बात करेंगे तो देखो जरा, किसी समय विशेष पर देश के ऊपर सकल ऋण दायित्व ही सार्वजनिक व्यय कहलाते हैं। अभी मैं इसको आसान भाषा में समझाऊंगा। सार्वजनिक व्यय आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। देश के अंदर से अल्प बचत योजनाओं आदि से लिया गया ऋण आंतरिक होता है, जबकि देश के बाहर से लिए गए बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, वाणिज्यिक उधार आदि बाह्य सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आते हैं। अब आप देखते हो सरकार ने क्या किया। मान लो सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया मान लीजिए किसी देश से ले लिया, मान लो जापान से ले लिया साहब, जापान से 1 लाख करोड़ रुपया ले लिया। क्यों ले लिया साहब? कोई रोड बनाना है साहब, रोड बनाना है। इस पर क्या लगेगी? ब्याज लगेगी। अब सरकार को क्या होगा? इस ब्याज को चुकाना पड़ेगा, ब्याज को भी चुकाना पड़ेगा, प्लस ये 1 लाख करोड़ रुपया भी चुकाना पड़ेगा। अब सरकार ने तो लोन ले लिया, लेकिन ये लोन जो है किसके ऊपर आ गया? देश की जनता के ऊपर आ गया। बात समझ रहे हैं? क्योंकि देश के लिए ही तो लिया है सरकार ने, तो लोन किसके ऊपर आ गया? देश के ऊपर आ गया। अब इस लोन को चुकाने के लिए सरकार क्या करेगी भाई? इस लोन को चुकाने के लिए सरकार क्या करेगी? इसकी ब्याज देने के लिए सरकार क्या करेगी कि जो रोड बनाया गया है भाई, 1 लाख करोड़ रुपए का रोड बना है, तो रोड का जो टोल टैक्स होगा उसको थोड़ा सा बढ़ा देगी, टोल टैक्स। ठीक है, टोल टैक्स बढ़ा देगी। भाई साहब कह देगी कि एक तरफ से जाने का 200 रुपया नहीं है, 250 रुपया है। अब आप 250 रुपया दोगे तो जो 50 रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो काय में खर्च होगा? वो इस 1 लाख करोड़ के भुगतान में खर्च होगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है पब्लिक डेब्ट, यानी वो रुपया जो सरकारी मतलब लिया सरकार ने है बट है देश की जनता के ऊपर। सही है। अब ये बाहरी भी हो सकता है, बाहरी मतलब आपने किसी बाहर देश से लिया है, और ये आंतरिक भी हो सकता है कि आप RBI से ले लो या किसी बैंक से ले लो। बात समझ रहे हैं? आगे देखो, आगे है शून्य आधारित बजट। ठीक है, जीरो बेस बजट। शून्य आधारित बजट में शून्य को आधार माना जाता है और पिछले वर्ष के व्यय पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखो क्या होता है ये, जब भी हम बजट बनाते हैं, जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं, अब मान लो आपको अगले महीने यानी मार्च का बजट बनाना है, जैसे फरवरी चल रहा है, आपको मार्च का बजट बनाना है, तो मार्च में जब आप बजट बनाओगे तो आप ये देखोगे कि यार फरवरी में मेरी चीनी कितनी खत्म हुई। मान लो आपकी जो खपत है, मान लो चीनी की, वो महीने पे 10 किलो की खपत है। इमेजिन करते हैं 10 किलो की खपत है। ठीक है, अब आपने देखा कि मार्च में यार चीनी जो है 8 ही किलो खर्च हुई, मतलब फरवरी में 8 ही किलो खर्च हुई। तो मार्च में जब आप इसका चीनी को खरीदने जाओगे तो यहाँ पर जो 2 किलो चीनी बची हुई है आप उसको यहाँ ऐड कर लोगे, और अगले महीने 10 किलो चीनी नहीं आएगी, क्योंकि 2 किलो ऑलरेडी बच गई है। आपने 10 किलो लिया था, 8 किलो ही खर्च हुई, 2 किलो बच गई। तो अगली बार जो हम चीनी खरीदेंगे वो 10 किलो ना खरीद करके 8 ही किलो खरीदेंगे, क्योंकि 2 किलो हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है जो यहाँ से बची है। आई बात समझ में? नहीं आई? यानी हम जो चीज़ें खरीदते हैं अपने घर के लिए वो इस आधार पर खरीदते हैं कि पिछले महीने कितना खर्च हुआ। अगर पिछले महीने कम खर्च हुआ है तो फिर अगले महीने हम ज़्यादा क्यों खरीदेंगे भाई, जब जो बचा हुआ है उसी को खर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बजट बनते हैं। हम जो बजट बनाते हैं नॉर्मली वो क्या होता है, वो बजट ऐसे होते हैं कि जो पिछले बजट पर आधारित होते हैं। अब जैसे मान लो 2024-25 का जो बजट बना है वो ऑब्वियस बात है कि 2023-24 से बजट पर आधारित है कि हमने 2023-24 में क्या किया, उसके आधार पे हम 24-25 में क्या करेंगे
ये हम टैकल करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, मान लो नई सरकार आ जाए, 2024 में इलेक्शन है, अब मान लो 2024 में नई सरकार आ गई और सरकार नई आई है तो वो अपने अपने तरीके से काम करेगी, तो वो क्या जारी करेगी, वो शून्य बजट जारी करेगी, जीरो बजट। जीरो बजट में क्या होगा कि मोदी सरकार ने अब तक जो भी किया इससे पहले हमें कोई मतलब नहीं, अब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो से जब कोई बजट स्टार्ट होगा इसे कहा जाता है जीरो बजट या शून्य बजट। आई बात समझ में नहीं आई? जिसमें सरकार ये नहीं देखती है कि हमने पहले क्या किया। ठीक, हाँ। भारत में शून्य बजट की शुरुआत 1983 में हुई और विश्व का पहला अमेरिका में 1962 में शुरू हुआ था। यह भी ध्यान रखना, भारत में शून्य बजट की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में जीरो बजटिंग के जनक कौन है, वो है श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी बोला क्या मैंने? अरे नहीं यार, राहुल गांधी कहाँ, राजीव गांधी यार, राहुल गांधी यार क्यों, नहीं राजीव गांधी है भाई, राहुल गांधी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब और भी जो है बजट के टाइप होते हैं, इनको भी देख लो। जैसे गोल्डन रूल होता है, संतुलित बजट होता है, जेंडर बजट होता है, आउटकम परफॉर्मेंस बजट। इनमें सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट है, जेंडर बजट। ये पेपर में पूछा था, जेंडर बजट क्या होता है? तो भाई जेंडर बजट ऐसा बजट होता है जिसमें स्पेशली फीमेल यानी महिलाओं के ऊपर केंद्रित किया जाता है, ठीक है। कोई ऐसा बजट जो स्पेशली महिलाओं के ऊपर केंद्रित हो, जिसमें महिलाओं की बात हो, महिलाओं के हित की बात हो, ऐसे बजट को कहा जाता है साथियों जेंडर बजट। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, सही है ना? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है कि जेंडर बजट जो है क्या होता है, किस पर आधारित होता है, यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं, ठीक। तो ये हुआ हमारा बजट। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन को, वित्त आयोग को। चलिए, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में 1951 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना था। देखो, वित्त आयोग का बेसिक काम क्या है कि सरकार के पास जितना भी रुपया आ रहा है, भाई सरकार के पास रुपया आ रहा नहीं आ रहा है, टैक्स से बहुत सारा रुपया आ रहा है, तो सरकार के पास टैक्स से जितना भी रुपया आ रहा है उस रुपये को कितना स्टेट को देना है, कितना सेंट्रल को देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ऐसे तो सेंट्रल सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेगा कि हम ज़्यादा ताकतवर है। तो इसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि स्टेट को कितना मिलना चाहिए, सेंट्रल को कितना मिलना चाहिए, स्टेट में भी किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए। भैया टोटल 32 स्टेट है हमारे पास, 28 पूर्ण राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये काम करता है वित्त आयोग, किसको कितना रुपया डिवाइड करना है, किसको कितना रुपया देना है। कार्यकाल कितना होता है इसका? तो भैया कार्यकाल होता है 5 साल। इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो वित्त आयोग होता है एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, ये आपको याद रखना है, जिसका कार्यकाल होता है साथियों 5 साल। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो 281, ठीक है, एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो है 281 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? अब देखो, भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया जाता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का भी गठन किए जाने लगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालिक जबकि 2 अंशकालिक होते हैं। अच्छा, ये जो राज्य वित्त आयोग है इसको भी देख लो जरा, है ना। जैसे एक तो हो गया केंद्र का वित्त आयोग, जो अभी हमने यहाँ देखा कि वो क्या कर रहा है, सेंट्रल और स्टेट में पैसा बांट रहा है, ठीक। लेकिन फिर आता है राज्य का वित्त आयोग। राज्य का वित्त आयोग क्या कर रहा है भाई? राज्य में कहाँ पैसा बांटना है? तो बांटना है। राज्य का वित्त आयोग पैसा कहाँ बांटेगा? पंचायती राज संस्थानों को, ध्यान रखना। तो पंचायती राज संस्थानों को कहाँ कितना रुपया देना है, किस योजना में कितना रुपया देना है, इस बात की सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग में कितने लोग होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, एक और 4 सदस्य होते हैं, जिनमें 2 पूर्णकालिक होते हैं, 2 अंशकालिक होते हैं, यानी 2 परमानेंट होंगे और 2 बदलते रहेंगे, ठीक है। अब काम क्या करता है जरा ये देखो। वित्त आयोग के 4 प्रमुख कार्य हैं। विभाजन करों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य बंटवारा करने संबंधी फॉर्मूले का निर्धारण, किसको कितना रुपया
दिया जाएगा। दूसरा, राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान के वितरण का सिद्धांत सुझाना। तीसरा, सुदृढ़ वित्त के संदर्भ में किसी भी विषय पर सुझाव देना। चौथा, नगर पालिकाओं नगर पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक सुझाव देना। यह कार्य 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं इनको मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो जरा, 15वें वित्त आयोग के सबसे पहले तो अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बता दूं 16वां वित्त आयोग बन चुका है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पानगड़िया, ये भी ध्यान रखना। ये 16वें वित्त आयोग के हैं। अभी जो बन चुका है ये 15वां था, ये खत्म हो चुका है, इसने अपनी रिपोर्ट लगा दी, जरा देखते हैं। अध्यक्ष है NK सिंह और शीर्षक क्या था इसका? कोविड के दौरान वित्त आयोग। गठन कब हुआ है इसका? 27 नवंबर 2017 में। पहली रिपोर्ट 2020-21 के लिए, दूसरी रिपोर्ट 21-22 से 25-26 के लिए। ठीक है, यानी इस साल तक के लिए और अगले साल तक के लिए। इसमें कुल 117 अनुशंसाएं हैं, जिसमें 4 वॉल्यूम है, जिसमें चौथा वॉल्यूम राज्यों को समर्पित है। ठीक, आगे देखो। इनमें राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की अनुशंसा की गई है। 2021 से 26 के लिए 42 लाख करोड़ रुपया जो है दिया गया है। ठीक है, शीर्ष 3 राज्य अगर हम देखें तो यूपी है, बिहार है और MP है, जिनको सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। यानी करीब करीब 18% यूपी को मिला है, बिहार को 10.5% और MP को 7.8%। इसके अलावा राज्यों को 10.33 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसका मतलब राज्यों को 50.9% हिस्सा तथा 2021-26 के समय काल में प्राप्त होगा। यानी जो भी टैक्स आएगा उसका करीब करीब 51% हिस्सा राज्य ले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है भारत तो राज्यों से मिलकर के बनाए ना। ये 14वें वित्त आयोग के 42% के बराबर ही है, यानी कम है। इसके 1% का समायोजन जम्मू कश्मीर के 2 नवगठित क्षेत्रों के उपयोग के लिए किया जाएगा। केंद्र को 15वें वित्त आयोग के विचलन प्लस सहायता मिलाकर 34% देगा। ठीक है, हाँ। इसके पश्चात बचा हुआ केंद्र के विकास कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इसको आप पढ़ लेना, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, हालांकि इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है वित्त आयोग का। ठीक है, आप चाहो तो उसको देख लेना, बाकी आप एक बार पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बजट की जितने भी टर्म हैं जो यूज़ होते हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसा है तो आज ही चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।